हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में जो हम लोगों ने मनोविज्ञान के अंतर्गत इतना भी समझा, क्या क्या समझा, मनोविज्ञान समझा, फिर उसके मनोविज्ञान के संप्रदाय समझा, फिर सिगमंड फ्राइड की थ्योरी समझी। तो आज की वीडियो में इन तीनों टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो समझेंगे कि हम लोग के एग्ज़ाम में किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और इन टॉपिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह चुके हैं उनको भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हर एक क्वेश्चन को समझते हैं, उसके पॉइंट्स को समझते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाऊंगा, उनको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। हम लोग का जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसके जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। उसके जनक कौन माने जाते हैं? विलियम जेम्स माने जाते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या है? बी। ठीक। अब बात ये आती है, ये जो हम लोग के स्किनर हैं, ये किसके जनक माने जाते हैं? तो हम लोग के स्किनर क्लासिकल कंडीशनिंग के, किसके? क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक माने जाते हैं। क्या कहा मैंने? जो हम लोगों के स्किनर हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग के जनक माने जाते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग का डी ऑप्शन दिख रहा है वॉटसन, ये किसके जनक माने जाते हैं? ये हम लोगों के व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। ध्यान होगा मैंने बताया था व्यवहारवाद के जनक कौन है? हमारे जे.बी. वॉटसन। हम लोग के व्यवहारवाद के जनक कौन थे? जे.बी. वॉटसन। अब ये वुडवर्थ ने क्या किया था? वुडवर्थ ने व्यवहारवाद के 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया था। बस इस स्लिट में इतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है ईगो लिबिडो का अर्थ है। जो हम लोग का ईगो लिबिडो है उसका अर्थ क्या है? तो जो हम लोगों का ईगो लिबिडो है उसका अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम। उसका अर्थ क्या होता है? आत्म प्रेम। क्लियर? यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? अभी हम लोग एरिक्सन की थ्योरी को समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये देख लेते हैं कि इनके मनोविज्ञान के अंतर्गत जो मनोलैंगिक विकास आता है उनकी कितनी अवस्थाएं हैं। तो उनकी कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं। तो इसका आंसर क्या हो गया? 8। तो मैंने क्या कहा? E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की 8 अवस्थाएं हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर। इसमें अंतर जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं ये हम लोग की शिक्षण विधि और शिक्षण नीति क्या होती हैं। ठीक समझिए, जो हम लोगों की शिक्षण विधियां होती हैं, जिस ढंग से, किसी भी ढंग से अगर शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करा रहा है, किसी भी ढंग से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करा रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षण विधियों के अंतर्गत आएगा। क्लियर? क्या कहा मैंने? जिस ढंग से शिक्षक हमारा विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त कराएगा, ज्ञान प्रदान कराएगा, वो किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षण विधियों के अंतर्गत आएगा। अब शिक्षण नीतियों के अंतर्गत क्या आता है? किसी तरीके से किसी कौशलपूर्ण व्यवस्था की जाए, मतलब किसी तरीके से कौशलपूर्ण व्यवस्था करके, किसी तरीके से कौशलपूर्ण व्यवस्था करके बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए, क्या कहा मैंने? कि ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे हम लोगों के विद्यालय के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यार्थी आते हैं, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए हम लोग का शिक्षण नीति का यूज़ होता है। क्या कहा मैंने? शिक्षण विधि क्या होता है कि एक टीचर विद्यार्थी को किस तरीके से शिक्षा प्रदान करे, वो शिक्षण विधि के अंतर्गत है। और शिक्षण नीति के अंतर्गत क्या आता है कि वो किस तरीके से पूरे स्कूल को मैनेज करे जिससे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। तो ये मतलब था शिक्षण नीति का। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में उद्देश्यों का अंतर है। इन दोनों में क्या है? उद्देश्यों का अंतर है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हम लोग का सुपर ईगो है,
जो हम लोग का सुपर ईगो है, क्या लिखा है, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था से संबंधित होता है। हम लोग का सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था से संबंधित है, सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, अव्यक्त अवस्था से। इसका आंसर क्या होगा, अव्यक्त अवस्था से। क्या कहा मैंने, अव्यक्त अवस्था से। और हम लोगों ने पढ़ा भी था सुपर ईगो हम लोग का कब आ जाता है, फैलिक स्टेज में आता है। सुपर ईगो हम लोग का किस स्टेज में आता है, फैलिक स्टेज में, 3 साल के बाद से। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब हम लोगों का जो चेतन मन है उसके साथ अचेतन मन पे भी ध्यान देना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये किसने कहा था, हमारे सिगमंड फ्राइड ने कहा था। ये किसने कहा था, हमारे सिगमंड फ्राइड ने कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक, आइए आगे देखें। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण है। तो इतना समझ लीजिए, जो फ्राइड है उनके अनुसार असामान्य व्यवहार का कारण क्या है, आंशिक दमन। क्या कहा मैंने, जो हम लोगों के फ्राइड हैं उनके अनुसार आंशिक व्यवहार का मौलिक कारण क्या है, आंशिक दमन। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो गया हम लोगों का बी। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की। तो इतना समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम लोग का बाल केंद्रित है उसकी अवधारणा हम लोगों के मनोविश्लेषणवाद ने की। उसकी अवधारणा हम लोगों की मनोविश्लेषणवाद ने की। क्लियर, यानी कि जो हम लोगों का साइको एनालिसिस थ्योरी थी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, उसके अंतर्गत जो मनोविश्लेषणवाद आता है, उन्होंने क्या कहा, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा की। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या लिखा है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन हमारा किसका है, ये कथन हमारे मैकडूगल साहब का है। क्या कहा मैंने, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये कथन किसका है, मैकडूगल का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा के संकुचित अर्थ में, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। क्या कहा मैंने, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, निश्चित स्थान पर है, निश्चित स्थान पर। अब बात ये होती है, प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर भी शिक्षा या ज्ञान प्रदान किया जा सकता है और जीवन प्रयत्न में इंसान ज्ञान प्रदान कर सकता है, लेकिन शिक्षा के संकुचित अर्थ, यानी कि अगर शिक्षा का संकुचित अर्थ देखें तो उसमें शिक्षा प्रदान कहाँ की जा सकती है, निश्चित स्थान पे ही प्रदान की जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग को एजुकेशन प्राप्त करनी है, यानी कि हम लोग को शिक्षा प्रदान करनी है, हम लोगों को एजुकेट होना है, तो उसके लिए हम लोगों को एक निश्चित स्थान पे जाना होगा। वहीं से ही हम लोग को मान्यता मिलती है कि हम लोग क्या हैं, एजुकेटेड हैं। यानी कि किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही हम लोगों को मान्यता मिलती है कि हम लोग एजुकेटेड हैं। क्या कहा, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है, कहाँ पे की जाती है, निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये पॉइंट मैंने अपनी वीडियो में समझाया था। तो इसका आंसर क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये कथन हमारा किसका है, ये कथन हमारे स्किनर का है। ये कथन हमारे किसका है, स्किनर का है। ये बात मैंने अपनी वीडियो में समझाई थी, जिसमें मैंने बताया था व्यवहार व अनुभव, व्यवहार व अनुभव, ये दो वर्ड आए तो किसका आंसर लगा देंगे हम लोग, डायरेक्टली स्किनर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में, सामूहिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में रुचि, क्या कहा मैंने, उपरोक्त सभी में रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता
क्या कहा, शारीरिक मानसिक योग्यता और विभिन्नताओं का ध्यान किसमें दिया जाता है, उपरोक्त सभी में, यानी कि बहुकक्षीय शिक्षण में भी दिया जाता है, मनोविज्ञान शिक्षण में भी दिया जाता है और सामूहिक शिक्षण में भी दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया है, डी। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी शैशव अवस्था में आता है। क्या कहा मैंने, शैशव अवस्था में हम लोगों का शिक्षा मनोविज्ञान आता है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। आइए नेक्स्ट स्लाइड यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। तो लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया। लंबात्मक विधि का अध्ययन कार्ल सी गैरिसन ने किया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, ए। इसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे, कुछ ही टाइम बाद इसकी भी एक वीडियो लाएंगे। तो अभी आप लोग बस इतना समझिए, जो हम लोगों की लंबात्मक विधि थी उसका अध्ययन किसने किया था, कार्ल सी गैरिसन ने। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से पृथक कर दिया। ये कथन हमारे रायबर्न का है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोविज्ञान ने धीरे धीरे मनोविज्ञान को दर्शनशास्त्र से पृथक कर लिया। ये कथन हमारा किसका है, रायबर्न का है। हम लोगों ने पढ़ा था मनोविज्ञान किससे अलग हुआ था, हमारा दर्शनशास्त्र से, यानी कि हम लोगों ने ये पढ़ा था जो हम लोग की साइकोलॉजी है वो फिलॉसफी की एक ब्रांच है, एक शाखा है। ठीक है ना। ये सब बातें मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में समझाई थी। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मैंने बताए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या है। लिखा है, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा। ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी थी। हम लोगों का मनोविज्ञान में मन का विज्ञान किसने कहा, पंपोनॉजी ने कहा, जो कहाँ के रहने वाले थे, ये हमारे इटली के रहने वाले थे। ये हमारे कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है। हमारे प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। क्या कहा मैंने, हेनरी कॉल्डवेल कुक प्ले वे बुक के क्या है, रचयिता हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सॉरी, सी 2 बार लिख गया है, क्या आ जाएगा, डी। क्या हो जाएगा हमारा, डी। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने प्ले वे नामक पुस्तक लिखी। हम लोग के एग्जाम में पुस्तक किसने लिखी ये नेम भी आ जाता है, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु किसको माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम लोग का शिक्षा का केंद्र बिंदु है वो बालक को माना जाता है। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है, हमारा बालक। हम लोगों की बाल केंद्रित शिक्षा इस समय चल रही है, तो हम लोगों का जो शिक्षा का केंद्र है वो क्या है, बालक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस विधि में प्रयोग के दौरान व्यक्ति का मस्तिष्क 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। अब ये क्या है ये हमारा, ये है अंतर्दर्शन। ये क्या है, विधि के अंतर्गत हम लोग के मस्तिष्क के एक भाग निरीक्षण करता है और दूसरे भाग का निरीक्षण किया जाता है। किस विधि के अंतर्गत, अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो और अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर है, स्किनर हमारे अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पहली, दूसरी और तीसरे पार्ट का अच्छे से रिवीजन कर लिया है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। अगली वीडियो में हम लोग स्टेजेस से रिलेटेड समझेंगे, यानी कि अवस्थाएं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अवस्थाओं पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सब डिस्कस करेंगे, सब समझेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल से बने रहिए, आप लोग वीडियो से बने रहिए। इन वीडियो से आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।